Assalamu alaikum class, it's your science lecture and today we are going to complete our lesson number 4. We will discuss all these parts which have been remained in the previous lecture. So today's diary is you have to learn the quiz answer from 37 to 49. You have to learn the short answer number 1, 2 and 6. And you have to learn the long question number 6. You have to learn all these questions by heart and you have to do the written practice on your neat notebook. और आज के ये तो तमाम क्वेश्चन हैं. आज हम जितने टॉपिक कवर करेंगे उनसे रिलेटेड है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ पीपल चेंज हैबिटेट. हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर किसी भी हैबिटेट को चेंज करते हैं. तो कल हमने माइग्रेशन के बारे में, सनलाइट के बारे में, इन सब एबायोटिक फैक्टर्स जो थे उनको डिस्कस किया था. आज हम बायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. बायोटिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग फैक्टर्स से रिलेट करते हैं. ठीक है, हमारे एक इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जो ठीक है लिविंग थिंग्स होती हैं, वो बायोटिक फैक्टर्स में आती हैं. सो पीपल लोग किस तरह से किसी भी हैबिटेट को चेंज करते हैं. सबसे पहली बात कि पीपल कट डाउन द ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड गेट द वुड. जब भी लोग क्या करेंगे, फार्मिंग के लिए दरख्तों को काटना शुरू करेंगे या लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्तों को काटना शुरू करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इट विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट. सेकेंड, हमारे पास जो आता है वो पोल्यूशन आती है. अब पोल्यूशन को भी हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको बायोटिक फैक्टर में इस तरह से लेके आते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोल्यूशन होती है वो कॉज होती है लोगों के ज़रिए. ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और प्लांट्स हैं. एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एज सच पोल्यूशन कॉज नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स होते हैं वो दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन. सो पोल्यूशन हार्म्स वाटर. जो पोल्यूशन होती है वो हार्म करती है वाटर को, लैंड को, एयर को, लोगों को, खुद को भी जो है वो हार्म करती है और एनिमल्स को भी करती है. दैन वाटर पोल्यूशन डिस्ट्रॉय द वाटर हैबिटेट. यानी डिफरेंट किस्म की जो पोल्यूशन होती है वो डिफरेंट किस्म के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती हैं. जो हम लिटरिंग करते हैं वो हमारा जो फॉरेस्ट हैबिटेट है उसको भी, और जो हमारा लैंड हैबिटेट होता है, ठीक है, उसको भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं और दे माइट्स बी डाई. और उसके बाद जो एयर पोल्यूशन होती है वो एसिड रेन कॉज करती है. एसिड रेन ऐसी रेन होती है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा, जब एयर पोल्यूशन हो जाती है तो उसके बाद जब बारिश होती है तो उस बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह भी होते हैं. सो दैट्स वाई एयर पोल्यूशन जो होती है वो एसिड रेन को कॉज करती है और एसिड रेन से कैंसर और इस तरह की बहुत सी डिसीजेज जो हैं वो कॉज हो सकती हैं. उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 39 के ऊपर ही हमारे पास जो लास्ट एक येलो बॉक्स में हाउ टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट. हम किस तरह से अपने हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसके हमारे पास 3 वेज हैं. सबसे पहले है हमारे पास रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल्स. यानी हम क्या करें, कट डाउन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अपने रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करें. तो बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए. चीज़ों को जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए. उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आता है वो है रीयूज़. मीन्स नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन. जो चीज़ें बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं, ट्राई करें कि उनको बार बार इस्तेमाल किया जाए जितना हद तक मुमकिन हो सके. एंड द लास्ट थिंग इज़ रिसाइकल. मीन्स टू मेक अ न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज मटेरियल. आप यूज मटेरियल से न्यू चीज़ें बनाएं, उनको दोबारा से यूज़ करें. ये वाहिद ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. देन अगेन ऑन द पेज नंबर 40 there is a adaptation of organism to live a habitat. जब आपने कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने एक हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करना होता है, तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको बहुत सी जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें. तो एनिमल एंड प्लांट डेवलप अ स्पेशल फीचर्स टू लिव इन देयर हैबिटेट. किसी स्पेशल फीचर्स को अपने अंदर डेवलप करने का जो प्रोसेस है हम उसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं. अडेप्टेशन इज़ अ चेंज इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी और अ बिहेवियर दैट हेल्प्स टू सर्वाइव. फिजिकली भी अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है तो वो भी अडेप्टेशन में आता है. और किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज आता है किसी भी हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, उसको भी अडेप्टेशन कहते हैं. सो अगर एक हैबिटेट के अंदर रहने के लिए अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई अडेप्टेशन नहीं करता तो वो उसका वहाँ पर सर्वाइवल क्या हो जाता है, वो मुश्किल हो सकता है. जैसे नो अडेप्टेशन कॉज नो सर्वाइवल. हम स्टार्ट करेंगे एक व्यक्ति के हैबिटेट के अंदर. यानी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स पे आ सकते हैं और प्लांट्स पे आ जाते हैं.
कि किस तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर सर्वाइवल करने के लिए किन किन अडेप्टेशन का होना ज़रूरी है। एनिमल एंड प्लांट्स हैव स्पेशल बॉडी फीचर्स विच हेल्प इन सर्वाइवल। क्या किया जाता है, हम एक एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर जितने भी एनिमल्स जो प्लांट होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, फ्रॉग की या इस तरह के जो बाकी तमाम जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो उनको क्या करती है, मूव करने एक वाटर के अंदर आसानी से मूव करवा सकती है उनको। उसके बाद वेब फीट, अगर आप फ्रॉग या डक्स को देखें तो उनके जो फीट होते हैं वो जॉइंट होते हैं, ठीक है। उनके एक ह्यूमन बींग की तरह उनकी फिंगर्स के अंदर गैप नहीं होते, बल्कि उनके जो फीट होते हैं वो वेब फीट होते हैं डक्स के और फ्रॉग्स के। वो भी क्या करते हैं, उनको पानी के अंदर फ्लोट करने में, तैरने में जो उनकी जो हरकत होती है उसमें उनको जो है हेल्प आउट करते हैं। लास्ट एडेप्टेशन जो है उनके पास फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया, हमारे पास डकवीड्स हो गई, इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि वो क्या होती हैं, पानी के ऊपर तैर रही होती हैं, ठीक है। क्यों वो तैर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास सबमर्ज रूट्स होती हैं, ठीक है। उनकी जो रूट्स होती हैं वो टोटली मर्ज नहीं होती, ज़मीन के अंदर नहीं पेनिट्रेट नहीं की होती, बल्कि वो सबमर्ज होती हैं। उनका इंटरकनेक्शन होता है। वो क्या करती हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंटेन्स एंड एयर स्पेसिस, उनकी बॉडी के अंदर एयर स्पेसिस होती हैं, और उन एयर स्पेसिस का नतीजा क्या निकलता है कि वो फ्लोट कर सकती है। और इसके अलावा एक और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास स्पेसिफिक फीचर्स ये होता है कि उनके जो लीव्स होते हैं वो फ्लेक्सी कवरिंग होती है। फ्लेक्सी कवरिंग इसलिए होती है कि पानी जो है वो उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो स्टे ना कर सके, बल्कि वो क्या कर सके, वो स्लिप हो जाए। अगर उनकी बॉडी के ऊपर पानी स्टे करना शुरू कर देगा तो उनके लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा, कि वाटर की जो कलेक्टिंग होगी उनकी बॉडी के ऊपर वो कम हो जाती है, इसलिए उनकी जो कवरिंग होती है वो वैक्सी होती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि लैंड हैबिटेट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पौधे हैं या जो जानवर हैं, उनकी बॉडीज़ के अंदर किस किस तरह की जो है अडेप्टेशन होती है। अगर हम बात करें कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो पोलर हैबिटेट में रहता है, तो वहाँ अगर बात करें तो जो हमारे पास एरेक्टिक फॉक्स और जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक थिक फर होती है। उस थिक फर का नतीजा क्या निकलता है कि उनकी बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। ये अगर उसकी पोलर हैबिटेट की बात हो रही है कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी जो जानदार होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक फर्स होती हैं। जो फर्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी जो इंटरनल टेम्परेचर है उनको जो है वो हमेशा ज़्यादा रखती हैं, और जो एक्सटर्नल जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, उसका इंटरेक्शन उनकी बॉडी से बहुत कम होने देती हैं। उसके बाद हमारे पास स्नोई ऑल्स की बात कहते हैं, हैज़ अ थिक कोट ऑफ फीदर्स, ठीक है। जो बर्फानी हमारे पास उल्लू होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी जो फीदर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू द डोज ऑल जो वहाँ पर पोलर हैबिटेट में नहीं रहते हैं, उनकी निस्बत जो फीदर्स की कोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो भी सिर्फ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी जो है उनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा रहे। उसके बाद हम डेजर्ट हैबिटेट की अगर बात करें तो डेजर्ट हैबिटेट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो सरफेस होती है वो थिक किस्म की होती है। जैसे आप थिक होती है, थिन स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस द वाटर लॉस। उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइनी लीव्स होते हैं ताकि वो क्या कर सकें, वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो सके। उनकी अवेपोरेशन का जो प्रोसीजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है उन प्लांट्स के अंदर जो कि डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो थिक होती है, और जो लीव्स होते हैं वो भी स्पाइनी होते हैं। अगर हम उनकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो जो लिजर्ड है, ठीक है, और जो जैक रैबिट होते हैं, कंजर्व वाटर बाय लिविंग अंडरग्राउंड। क्या करते हैं, वो ज़मीन के ऊपर सरफेस में ही नहीं रहते, लेकिन बल्कि वो बरिंग कर जाते हैं, अंडरग्राउंड जाके रहने लग जाते हैं। उससे ये होता है कि उनका जो अवेपोरेशन होता है, जो स्वेटिंग होती है, जो पानी जो बॉडी से पानी अवेपोरेट होना होता है, वो प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाता है। इस वजह से वो अपने वाटर को बॉडी के अंदर, अपनी स्किन के अंदर कंजर्व करके रखते हैं। और क्योंकि डेजर्ट में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, सो वहाँ पर जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी ना होने के बराबर ये बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरह वहाँ के जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। लास्ट में कैमल हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फीट एंड लार्ज स्टमक। कैमल्स के जो फीट होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं, और उसके अलावा उसके पास एक लार्ज स्टमक होता है, और वो अपने खाने को तकरीबन 3 से 4 दिन अगर वो खाना ना भी खाए तो वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसका स्टमक इतना लार्ज होता है कि वो उसके अंदर अपने फूड को स्टोर कर लेता है। उसके बाद ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल टू गेट अ सनलाइट। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टॉल ग्रो करना पड़ता है ताकि वो सनलाइट जो है उसको ले सकें। उसके अलावा किसी भी जो हमारे पास डेजर्ट हैबिटेट होते हैं उसके अंदर जो रहने वाले जो होते हैं एनिमल्स, दे यूज़ द बर्ड सॉन्ग,
ठीक है, जैसे वहाँ पर शेर की आवाज़ होती है। ये इनकी एक किस्म की अडेप्टेशन है और इस अडेप्टेशन को किस लिए यूज़ करते हैं, वो इसके थ्रू मैसेजेस को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी जो आवाज़ होती है उसके थ्रू जो मैसेजेस हैं वो सेंड और रिसीव करते हैं और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 41 के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास जो चैमलिन होता है वो अपने कलर को बार बार, जिसको गिरगिट कहते हैं हम लोग, को अपने कलर को बार बार चेंज करता है। ये भी उसकी एक अडेप्टेशन है और उससे क्या होता है वो पौधों के अंदर ये कहीं भी जो होता है वो सर्वाइव बहुत अच्छा कर सकता है। और एक उसके पास दूसरी जो अडेप्टेशन होती है उसकी लॉन्ग स्टिंगी टंग होती है जो कि उसको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में या पकड़ने में उसको हेल्प करती हैं। तो उसके पास भी दो अडेप्टेशन है, एक इसका जो कलर चेंज होता है वो, और दूसरी इसकी लॉन्ग स्टिकी जो उसके पास टंग होती है। उसके बाद पेज नंबर 42 के ऊपर हमारे पास हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द फूड चेन एंड फूड वेब्स। किस तरह से फूड चेन्स और फूड वेब्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक जो लिविंग थिंग होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी का जो बेसिक सोर्स होता है वो हमारे पास सनलाइट होते हैं। अब इस बेसिक सोर्स को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं टू मेक फूड, ठीक है। इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोसीजर्स कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एज दे ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और एनिमल्स हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को और प्लांट्स को खाते हैं। हमारे पास तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में बेसिकली वो वाले कंज्यूमर्स आते हैं जो कि डायरेक्टली पौधों को खाते हैं, जो कि हर्बीवर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या है, फूड फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। हमने देखा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हर्बीवर्स है, वो पौधे को खाता है तो उसको कोई दूसरा जानवर खा जाता है। सो जो जानवरों का आपस में एक दूसरे को जो खाने का रिलेशनशिप है, जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है, उसको फूड चेन कहते हैं। अब जो मोस्टली फूड चेन्स है ना वो हमेशा किससे स्टार्ट होती हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि सबसे पहले हमारे पास ग्रास है, ग्रास हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा हमारे पास कंज्यूमर है और ज़ेब्रा को कौन खा जाएगा, लाइन। तो ग्रास से लेकर ये जो लाइन तक एक लॉन्ग चेन है उसको फूड चेन कहते हैं, क्योंकि ये फीडिंग प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो उसको प्रोड्यूस करते हैं फूड को, एंड ईटन बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर जो ज़ेब्रा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है और ज़ेब्रा को लाइन ने खाया तो लाइन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उनको टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। अगर यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हमारे पास नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स भी हैं, ये देखें। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं ग्रास है या कुछ प्लांट है, ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। इसको जो है ग्रास ऊपर खाएगा, ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद हमारे पास स्नेक आएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। स्नेक को ईगल खाएगा, ये हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है। सो ये क्या है, ग्रास लैंड के अंदर एक मुकम्मल फूड चेन है। हमारे पास प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है पेज नंबर 42 के ऊपर ही, ये बात है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर जो है सबसे पहले एल्गी है, एल्गी हमारे पास प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद क्रिल उसको फीड करेगी हमारे पास, उसके बाद कॉड, सील एंड वीट। इस तरह प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर। सो आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड अप करते हैं। आज हमने देखा है कि किस तरह से लोग किसी भी हैबिटेट को चेंज करते हैं, किस तरीके से किसी भी जो हैबिटेट के अंदर रहने के लिए किन किन एडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हमने फूड चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कल हम फूड वेब का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फूड वेब का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे, उसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।